किताब देख देख सोना, किताब देख कर है जगना। तूने ये जिंदगानी किताबों में बितानी, तूने ये जिंदगानी किताबों में बितानी। इसमें बसी है सारी ज्ञान। हाँ ये बालक पढ़ो रे पढ़ो, बालक पढ़ो रे पढ़ो, बालक पढ़ो रे पढ़ो बालक। हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ही टनाटन होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ झारखंड पुलिस सामाजिक विज्ञान इतिहास सेट वन का बहुत ही महत्वपूर्ण, धमाकेदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाला दमदार क्लास। तो देर किस बात की, चलिए ना लेट करते हैं ना वेट करते हैं, सीधे क्लासवा को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा पहल का क्वेश्चन बोर्डवा में, ध्यान से देखिए क्या कहता है। किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? पूछा जा रहा है सबसे पहले कौन सा युग। आपको इसका 10 सेकंड का समय दिया जा रहा करने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं इस बार, और हर एक क्वेश्चन को चुन चुन के लाए हैं जो एग्जाम में हर साल हर बार एग्जाम के दृष्टिकोण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो पहला सेट है नवपाषाण, पूरा पाषाण काल, लघु पाषाण, मध्य पाषाण काल। जल्दी बताइए, तो आपके लिए हम टाइमर लगा देते हैं भाई। जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करके क्या होगा। चलिए टाइमर लगा दिए हैं 10 सेकंड का, ठीक है। जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया भाई, 7 हो गया, 8 हो गया। अभी तक कमेंट किसी का नहीं आया है। चलिए टाइम खत्म। इस प्रश्न का सही जवाब है मेरे प्यारे मित्रों, वो हो जाएगा पूरा पाषाण काल। सबसे पुराना समय का बात किया जा रहा, प्राचीन काल का। उस समय पत्थर के औजार मिलते थे, उन्हीं से लोग शिकार किया करते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, ध्यान से देखिए। चलिए क्या कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। सिंधु घाटी सभ्यता का बात किया जा रहा है, यानी हड़प्पा सभ्यता का बात किया जा रहा है। तो बताइए जल्दी कमेंट करके, क्या चौड़ी और सीधी थी? पहला ऑप्शन। दूसरा है तंग और मैली, तीसरी है फिसलन वाली, और चौथी है तंग और टेढ़ी वाली। जल्दी कमेंट करके बताइए, टाइमर स्टार्ट, ठीक है। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई, जल्दी बताइए भाई, टाइम हो चुका है। चलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा मेरे प्यारे मित्रों, वो हो जाएगा चौड़ी और सीधी। जैसे अगर सिंधु सभ्यता का अगर हम बात करते हैं, तो रोड एकदम जो है ना चौड़ी हुआ करता था और एकदम समकोण में काटा करता था। किसमें? समकोण में, समकोण में। और सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब बात किया जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के, जब हम बात करते हैं तो इससे जुड़ी कुछ विशेष और जानकारी आपको हम बताते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। अब अगर काट के जाएगा तो एगो पूरब की ओर जाएगा, एगो पश्चिम की ओर जाएगा, और एगो उत्तर की ओर, और एगो जो छूट जाएगा वो दक्षिण की ओर जाएगा, ठीक है। और एक दूसरे को हमेशा कहाँ पे काटती थी? समकोण में, याद करके रख लीजिएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता अगर देखा जाए किसके लिए प्रसिद्ध थी, तो अपने नगर योजना पद्धति के लिए। यहाँ का जो नगर था, जैसे रोड एक समान रखा हुआ है चौड़ा ना और सीधा, वहाँ के महल, वहां के घर एक कतारबद्ध, एक सही तरीके से, विकसित तरीके से बनाए गए थे और पक्की ईंटों से बनाए गए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? बोल रहा है ना भाई नगर नियोजन, अभी आपको हम बता दिए। तो चलिए जल्दी कमेंट करके बताइए। तो चलिए कमेंट आना शुरू हो गया है। सर सिंधु सभ्यता, एकदम बिल्कुल सही है बाबू। सिंधु सभ्यता ही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इससे जुड़ी और कुछ विशेष जानकारी आपको हम बताते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता, नगर नियोजन को माना जाता है कि सबसे प्रमुख था। बाकी और भी सभ्यताओं, जैसे उस समय क्या था, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता, ठीक है। और देखिए यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे। जैसे नहीं सोसाइटी वगैरह बसता है, कोई स्मार्ट सिटी का बात करते हैं तो एकदम कतारबद्ध तरीके से एक ही जैसा क्वार्टर बनाया जाता है, उस तरीका से बनाया गया था।
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख और विकसित नगर थे। ठीक है, जैसे होता है ना कि कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, तो विकसित शहर है, उस तरह का। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे और हड़प्पा नामक पूरा स्थल। और ये जो खोज जो हुआ था ना, वो कौन सा जगह में खोज हुआ था? हड़प्पा नामक जगह पे खोज हुआ था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसे हम जानते हैं, और इसका दूसरा नाम सिंधु सभ्यता भी हम लोग कहते हैं, या सिंध की सभ्यता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, ध्यान से देखिए क्या कहता है भाई। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। बोल रहा है कौन सा जो स्थान है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ये पूछा गया है इस बार। जल्दी बताइए तो कमेंट करके, कि लोथल है, कि मोहनजोदड़ो है, कि कालीबंगा है, कि हड़प्पा है। जल्दी कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से स्थान सिंधु नदी के किनारे पे है, क्या है? सिंधु नदी के किनारे। चलिए कमेंट आना शुरू हो गया है। ए, डी, बी, बी ज्यादा है, एकदम सही जवाब है। इस प्रश्न का जो सही जवाब है मेरे प्यारे मित्रों, वो बी ही होगा। मोहनजोदड़ो जो है ना, वो सिंधु नदी के किनारे और सिंध प्रांत में पाया जाता है। कौन सा प्रांत? सिंध प्रांत के लरकाना जिले। कौन सा जिले? लरकाना जिले में स्थित है मोहनजोदड़ो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले कुछ विशेष जानकारी इससे देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो के ध्वंसा अवशिष्ट पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले, बताए ना आपको, सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कौन सा साइड? दाहिने तट पर। और लगभग प्रत्येक घर में निजी कुआं। देखिए उस समय का बात किया जा रहा है, आज का नहीं है। आज से सोचिए अभी 2000 साल और उधर 2000 साल, तो लगभग 4000 साल पहले का बात किया जा रहा है। तो उस समय देखिए प्रत्येक घर में कुआं, स्नानगार, देखिए बाथरूम बना कर रखा था, शौचालय भी था, और पानी के लिए नालियों की व्यवस्था। सोचिए नाली बना कर रखा। अभी आप गांव में जाइएगा ना, तो गांव में आपको नाली नहीं मिलेगा सही से। और सोचिए उस समय, आज से 4000 साल पहले का समय, वहां पे नाली इतना विकसित बना के रखा था। सोच सकते हैं कितना विकसित मानुष था उस समय। तो देखिए अनेक घरों में शौचालय भी बसे थे। शौचालय सोचिए, और अभी हम लोग, अभी आ रहा है मोदी जी लेके आए हैं घर घर शौचालय अभियान, सबको शौचालय दे दिया है। और सोचिए ये 4000 साल पहले शौचालय था उस समय, तो कितना विकसित था, कितने लोग प्रभावित है। लेकिन हमारा जो सभ्यता है वो नष्ट हो गया विदेशी आक्रमण के कारण। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? जल्दी कमेंट करके बता दीजिए तो। तमिल होने वाली है क्या? खरोष्टी होने वाली है क्या? क्या अज्ञात थी? क्या ब्राह्मी लिपि थी? जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए चलिए, ऑप्शन नंबर बी मार रहा है, सी भी आ रहा है। ठीक है चलिए बताते हैं। इस प्रश्न का जो सही जवाब है मेरे प्यारे मित्रों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अज्ञात। भाई कोई लिपि समझ में नहीं था कि कैसे लिख रहा है, अब जैसे ऐसे करके लिख दिया। ठीक है बताइए ये क्या है? ठीक है ये बताइए क्या है? ये बताइए क्या है? सिंबल दिया हुआ है, अक्षर जैसा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। तो ये क्या है? भाव चित्रात्मक लिपि है। इसको क्या बोलते हैं? भाव चित्रात्मक। इसको कभी कोई पढ़ नहीं पाया, अभी तक नहीं पढ़ पाया है। ठीक है, तो उस समय जो लिपि थी बहुत सारा अक्षर था उसमें, 200 प्लस अक्षर था। ठीक है, तो उस समय जो है ये जो लिपि है अभी तक कोई खोज नहीं कर पाया। खोज का मतलब कोई पढ़ नहीं पाया है, इसीलिए उसको कौन सा लिपि हम लोग कहते हैं? अज्ञात लिपि। अभी तक खोज ही नहीं कर पाया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है? जल्दी कमेंट करके बता दीजिए तो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रश्न, जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए रेगिस्तान का टीला कहते हैं क्या? नदीमुख भूमि का टीला कहते हैं क्या? मृतकों का टीला कहते हैं क्या? क्या जीवन का टीला कहते हैं क्या? भाई टीला के नाम से जाना जाता है। जल्दी कमेंट करके बताइए तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने जा रहा है? रेगिस्तान, नदीमुख, मृतकों का टीला, जीवन का। चलिए कमेंट आ रहा है ऑप्शन सी सर, सी होगा सर, पक्का सी होगा सर, एकदम सही है बाबू। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको कहते हैं मृतकों का टीला। क्या कहते हैं? मृतकों का टीला के नाम से इसे जाना जाता है, जिसे हम मुर्दों का टीला कह सकते हैं, प्रेतों का टीला कह सकते हैं। तो उस जगह को किस नाम से जाना जाता है? मुर्दों का टीला के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, बोर्डवा पे ध्यान से देखिए। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? क्योंकि एक बहुत बड़ा सिटी था ना उस समय, सबसे फेमस अगर सिटी का बात करते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, बहुत सारा था, बंदरगाह भी था, कालीबंगा था, चोहंदरो था। तो उस नगरों में अगर देखा जाए सबसे फेमस नगर क्या था? मोहनजोदड़ो था। और इसमें एक खासियत क्या था
क्या बोला जा रहा, सबसे बड़ा भवन वो क्या था? विशाल स्नानागार था क्या? धान्यागार था क्या? सस्तंभ हॉल था क्या? 2 मंजिला मकान था क्या? देखिए 2 मंजिला, 2 तल्ला उस समय भी बना हुआ था। जल्दी कमेंट करके बताइए तो क्या होगा। चलिए कमेंट आना शुरू हो गया है। सर विशाल स्नानगार, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल। हाँ कह सकते हो, स्विमिंग पूल एक तरह से सोचो। अरे बेटा स्विमिंग पूल उस समय बना हुआ था, अभी हम लोग स्विमिंग पूल अपना घर में नहीं बना सकते। और सोचो 4,000 साल पहले स्विमिंग पूल बन चुका है, तो सोच सकते हो कितना वो लोग महान था, कितना बड़ा बड़ा काम करके गया था, अभी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है मेरे प्यारे मित्रों, वो था धान्यागार। क्या हो जाएगा? धान्यागार। बहुत बड़ा था। सोचिए क्रिकेट का पिच जो होता है 100 मीटर होता है ना, ये कम से कम 50 मीटर, आधा मीटर सोचिए, और 22 मीटर कम से कम चौड़ाई था इसका। 50 मीटर लंबाई लगभग और 22 मीटर लगभग चौड़ाई। सोच सकते हैं कितना बड़ा हॉल था। और उस हॉल में क्या भर के रखा करता था? उस समय का खाद्यान्न, ठीक है, अनाज कह सकते हैं, अनाज को स्टोर करके रखा करता था। उस अनाजालय एक तरह से हम कह सकते हैं, या तो धान्यागार कह सकते हैं। उसका एक मुंह नदी की ओर खुलता था और एक अपने सिटी की ओर। नदी की ओर क्यों खुलता था? क्योंकि उस समय जो व्यापार हुआ करता था वो नदी मार्ग से होता था, तो नदी मार्ग की ओर एक रास्ता था और एक रास्ता सिटी की ओर था। चलिए बढ़ते हैं, सिटी मतलब नगर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर। तो पतन नगर यानी बंदरगाह का बात किया जा रहा है, तो बंदरगाह कौन सा है उस समय? बंदरगाह जैसे हम लोग अभी पोर्ट बोलते हैं ना, समुद्र किनारे में देखिएगा बड़े बड़े जल जहाज आपको दिखाई देंगे, उनका स्टेशन एक तरह से, तो उसी स्टेशन को बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो उस समय क्या था? कालीबंगा था क्या? लोथल था क्या? रोपड़ था क्या? मोहनजोदड़ो? जल्दी कमेंट करके बता दीजिए तो क्या होने वाला है इस प्रश्न का सही जवाब। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी जान लीजिए, दिमाग में एकदम सेव करके, माइंड में सेव करके रख लीजिए। जल्दी बताइए। चलिए कमेंट आना शुरू हो गया है। सर लोथल, लोथल बिल्कुल सही जवाब है बाबू, तुम पढ़े हो लग रहा है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। और लोथल कौन सा राज्य में स्थित है अगर ये पूछा जाता तो लोथल हो गया गुजरात राज्य में स्थित है, और ये उस समय का बहुत बड़ा बंदरगाह है। और अगर हम बात करते हैं प्यारे मित्रों, ये जो लोथल है कौन सा नदी किनारे है? तो भोगवा नदी किनारे है। कौन सा नदी? भोगवा नदी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, बोर्ड पे ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? भाई उस समय धातु तो था, तो कौन सी धातु नहीं था ये पूछा गया है। जल्दी कमेंट करके बताइए। सोना, तांबा, चांदी, लोहा, इसमें से बताइए तो जल्दी से कौन सा धातु उस समय प्रयोग नहीं किया गया था। चलिए कमेंट आ रहा है, सर तांबा, सर सोना। अरे बाबू ये सब नहीं होगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब है, ना सोना ना चांदी ना तांबा, उस समय खोज नहीं हुआ था लोहा। क्यों नहीं हुआ था? लोहा क्या है, स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है, जबकि सोना जो है बाबू, साइंस अगर पढ़े होगे तो कुछ धातुएं स्वतंत्र होती है और अधिक से ज्यादा धातुएं कह सकते हो वो क्या होता है, संयुक्त रूप में पाई जाती है। वो डायरेक्ट हमें नहीं मिलता है, वो अयस्क के रूप में पाया जाता है। और अयस्क के रूप में जो पाया जाता है तो उसको हम डायरेक्टली तो नहीं हम प्राप्त कर सकते हैं, उसका कुछ विधि होता है, उस विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं, धातु को अलग कर सकते हैं। तो उस समय लोहे का खोज नहीं हुआ था, क्योंकि लोहा क्या होता है, अयस्क के रूप में पाया जाता है। जैसे हेमेटाइट हो गया, ठीक है, मैग्नेटाइट हो गया, कुछ अयस्क है लोहे का। तो देखिए चांदी को देख लीजिए, तांबा को देख लीजिए और सोना को देख लीजिए, ये तीनों धातु प्रकृति में कौन सी अवस्था में पाई जाती है? तो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। और स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने के कारण ही उस समय ये धातुएं ज्ञात थी। समझे बालक? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बुढ़वा में, ध्यान से देखिए। और एक चीज ये भी बता देते हैं, सिंधु सभ्यता को कौन सी एक तरह का कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कौन सा सभ्यता कहा जाता है? कांस्य युगीन, क्योंकि उस समय कांसा के बारे में, कांसा के बारे में, तांबा के बारे में ये जानकारी हमें थी। सोना का, चांदी का, कांसा का, ये सब का जानकारी था, लेकिन लोहा का नहीं था। चलिए, और अगर कोई पूछे कि सिंधु सभ्यता को और कौन सी सभ्यता के नाम से जानी जाती है, तो उसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानी जाती है। चलिए बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाला था? बताइए तो। जौ जिसे यो कहते हैं, जय यानी ओट, राई, गेहूं, बताइए तो इन चारों में से भाई सबसे पहले क्या खाया था इन लोगों ने? जल्दी कमेंट करके बताइए। सर गेहूं खाया था, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। डी, चलिए ज्यादातर आंसर तो डी आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं डी नहीं होने वाला है बाबू। इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है जौ। ठीक है, चलिए
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, ध्यान से देखिए। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? आर्यों का बात किया जा रहा है। आर्य, आर्य कौन से लोग थे? जब पश्चिम साइड से आए थे, अफगानिस्तान कह सकते हैं, ईरान साइड से, तो वैदिक आर्य, ठीक है। तो उनका प्रमुख भोजन क्या था? पहला ऑप्शन जौ और चावल, दूसरा है दूध और इसके उत्पाद, तीसरा है चावल और दालें, और चौथा है सब्जियां और फल। जल्दी कमेंट करके बताइए तो इस प्रश्न का सही जवाब। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी जान लीजिए। जल्दी कमेंट करके बताइए क्या होने जा रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर बी, सर ऑप्शन नंबर सी आई। चलिए बताते हैं, इस प्रश्न का जो सही जवाब है मेरे प्यारे मित्रों, ये हो जाएगा दूध और इसके उत्पाद। वे दूध दही सब सही, दूध दही सब सही, यानी यही सब खाया वो लोग करते थे। अब देखिए, आप बोलिएगा सर चावल और दालें, चावल उस समय नहीं था, ठीक है, सब्जी और फल था, जो चावल तो था ही नहीं, तो यानी दूध का ज्यादा वो लोग करता था। नमक भी नहीं खाता था वो लोग, नमक भी नहीं खाया करता था। सोचिए, वैदिक आर्य, तो ये लोग क्या खाते थे? दूध, और उससे जो भी उत्पाद बनता है, पनीर वगैरह जो भी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बुढ़वा पे, वेद शब्द का अर्थ क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न अगर कह सकते हैं तो जल्दी बताइए तो। ज्ञान होगा कि बुद्धिमत्ता होगा कि कुशलता होगा कि शक्ति होगा? जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए, हमको लग रहा है इसका जवाब सब कोई सही देगा। सर ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान एकदम सही जवाब है। क्या हो जाएगा? ज्ञान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, आर्य, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्यों? ठीक है भाई, सफल क्यों रहा, इसका क्या कारण है? पहला, उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया था क्या? दूसरा, वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे क्या? तीसरे, वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे क्या? चौथा, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था क्या? जल्दी कमेंट करके बताइए तो भाई, उतना सफल क्यों रहा आर्य? और भारत को आर्यावर्त के नाम से इसलिए जाना जाता है, बताइए, संघर्ष में सफल रहा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, अभी तक तो ऑप्शन किसी का आया नहीं है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है मेरे प्यारे मित्रों, उन्होंने घोड़ों का चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। इस कारण, तो घोड़ा ज्यादा तेजी से भागेगा ना तो बच सकता है जल्दी, मार भी सकता है जल्दी, और हाथी जाएगा धीरे धीरे, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। तो घोड़ों का प्रयोग किया था। घोड़ा क्या होता है? फुर्तीला जानवर होता है, बहुत जल्दी दौड़ता भी है, तेज दौड़ता है, कह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थे। कह रहा है उस समय जो वैदिक काल था, आरंभिक जब स्टार्ट हो रहा था, तो उस समय वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी, ये पूछा जा रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर, प्रतिभा पर? जल्दी बताइए तो किस आधार पर वर्ण व्यवस्था यानी जाति प्रथा विद्यमान थी उस समय, यानी आरंभिक वैदिक काल में? चलिए ऑप्शन आ रहा सर, जन्म पर, जन्म पर, धत बुड़बक, जन्म पर, जन्म पर तो होता है, ठीक है, हम लोग बोलते हैं जन्म पर। व्यवसाय पर, जो जैसा काम करता है, जो मिट्टी का काम करता है तो कुम्हार बोल देते हैं, जो कपड़ा पीसता है उसको धोबी बोलते हैं। तो क्या होता है, जैसे सोना का काम करता है सोनार बोलते हैं, जो लोहे का काम करता है लोहार बोलते हैं। इस तरह से क्या था, जो काम करता है काम के अनुरूप जाति तय हुआ करता था, ठीक है। वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा पे, ध्यान से देखिए। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आर्यों को एक जाति बताया, वो यूरोपियन का नाम क्या है? जल्दी कमेंट करके बताइए तो। आपके सामने पहला है सर विलियम जोन्स, H विल्सन, तीसरा है मैक्स मूलर, और चौथा है जनरल कनिंघम। जल्दी कमेंट करके बताइए तो भाई, क्या होने जा रहा है इस प्रश्न का सही जवाब? तो इस प्रश्न का सही जवाब है मेरे प्यारे मित्रों, मैक्स मूलर। क्या हो जाएगा? मैक्स मूलर ने बताया कि आर्य एक जाति है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न ये रहा, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? वैदिक युग का बात किया जा रहा है, आज का बात नहीं किया जा रहा है, वैदिक काल, ठीक है। आर्यों का ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब नाम सुने हैं ना भाई, वेद काल का बात किया जा रहा। तो उस समय जनता से, कहा कि राजा तो काम ताम करता नहीं था, तो जनता से पैसा जो लेता था उसको हम लोग एक तरह से टैक्स कह सकते हैं, टैक्स के रूप में लेता था, तो उसको उस समय किस नाम से जाना जाता था ये पूछा गया है। जल्दी कमेंट करके बताइए, क्या बलि होगा, विदत होगा, बर्मन होगा, कर होगा? जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए कमेंट आना शुरू हो गया है। कर, सर कर होगा बाबू, कर तो बोलिए दिया है, कर कैसे हो जाएगा? उस समय इसको बलि के नाम से जाना जाता था। क्या बोलते थे?
बलि, और बलि का मतलब यहाँ पे टैक्स होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न ये रहा बुढ़वा पे, ध्यान से देखिए। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? गायत्री मंत्र का बात किया जा रहा है भाई, कहाँ से लिया गया है? पहला है यजुर्वेद, दूसरा है अथर्ववेद, तीसरा है ऋग्वेद, और चौथा है सामवेद। ठीक है, 4 टाइप का वेद होता है ना, जल्दी बताइए तो कमेंट करके कौन सा वेद होगा। चलिए सर ऋग्वेद होगा, सामवेद सर। बाबू इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऋग्वेद। और जल्दी कमेंट करके बताओ तो तुम लोग इन चारों में से सबसे पुराना कौन सा वेद है? देखो, ऋग्वेद था गायत्री मंत्र, और गायत्री मंत्र का अगर हम बात करते हैं तो इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपके लिए हम लेके आए हैं। ध्यान से देखिए, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया। अगर पूछा कोई कि अगर ऋग्वेद का कौन सा मंडल से लिया गया है, तो तृतीय मंडल यानी तीसरा मंडल से। और यह जो मंत्र है वो सूर्य देव को समर्पित है, सूर्य देव के लिए, उनको खुश करने के लिए मतलब बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया। भाई ये जो क्वेश्चन है ना, अभी तक अगर हम बात करते हैं, हम खुद इतना एग्जाम दिए हैं, ठीक है, बहुत बार ये एग्जाम मतलब ये जो क्वेश्चन है देखने को मिला है, तो सोच लीजिए बहुत बीबीआई क्वेश्चन है भाई, पूछा ही जाता है। क्या ऋग्वेद से, क्या मत्स्य पुराण से, क्या भगवद गीता से, क्या मुंडको उपनिषद से? जल्दी कमेंट करके बताइए तो किससे पूछा गया है। चलिए जवाब आना शुरू हो गया है, ऋग्वेद से सर। सर भगवद गीता से? अरे बुड़बक ये सब नहीं होगा, इस प्रश्न का जो सही जवाब है ना वो हो जाएगा मुंडको उपनिषद से। किससे? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, प्राचीन भारत में, अच्छा ये जो क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन से कुछ आपको विशेष चीजें बताते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं भारतीय प्रतीक राज चिन्ह, जिसे हम लोग कह सकते हैं भारतीय प्रतीक है, यानी वो राज चिन्ह है ना, तो उस पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और इसका अर्थ क्या होता है? सत्य की विजय। सत्यमेव जयते यानी सत्य का क्या होता है? विजय होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता? विधि सम्मत, ठीक है, सर्वसम्मति से नहीं होता। कौन सा विवाह नहीं होता था? देव विवाह क्या, आर्ट्स विवाह क्या, गंधर्व विवाह क्या, कि ब्रह्म विवाह? बताइए तो कमेंट करके। भाई शादी का बात किया जा रहा है, 8 टाइप का शादी हुआ करता था उस समय, ठीक है सर। ब्रह्म विवाह नहीं बाबू, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा गंधर्व विवाह। ठीक है, 3 ही विवाह उस समय विधि सम्मत माने जाते थे। पहला हो जाएगा देव विवाह, दूसरा हो जाएगा आर्ष विवाह, और तीसरा हो जाएगा ब्रह्म विवाह। अगर देखा जाए, इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपके लिए हम एकत्रित करके लाए हैं, वो आपको बताते हैं। ध्यान से देखिए, हिंदू धर्म का बात कर रहे हैं, ये जो विवाह है 16 टाइप का होता है। बहुत को बोलता है 7 जन्मों का विवाह हो जाता है, ध्यान में करते हैं, 7 फेरा लिया जाता है, 7 जन्म तक छोड़ेंगे नहीं। आजकल पता चलता 2 दिन में भाग के चल जाता है। तो देखिए, हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक, हम लोग का जो संस्कार मिलता है, कितने टाइप का संस्कार होता है? 16 टाइप का संस्कार होता है। तो 16 संस्कारों में से शादी करना एक संस्कार है। इसलिए बाबू अभी तक अगर शादी नहीं की हो तो जल्दी जल्दी करो, उससे पहले नौकरी ले लो, नौकरी मिलेगा तभी छोकरी मिलेगा, और तभी शादी ब्याह करोगे ना, तब ना एगो संस्कार जो तुम्हारा बाकी है वो पूरा हो जाएगा, और 16 संस्कार से तुम विद्यमान हो जाओगे। चलो, प्राचीन भारत में विवाह का बात करते हैं तो 8 प्रकार बताए थे ना भाई, 8 प्रकार का हुआ करता था। पहला हो गया ब्रह्म विवाह, दूसरा हो गया देव विवाह, तीसरा हो गया आर्ष विवाह, चौथा हो गया प्रजापति विवाह, पांचवा गंधर्व विवाह, छठा असुर विवाह, और सातवां है राक्षस विवाह, और 8वां है पिशाच विवाह। इन विवाहों में ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह को ही विधि सम्मत माना जाता है। बाकी 5 प्रकार के विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता है। समझ में आया? खोपड़िया में घुसा? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बुढ़वा पे, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? कौन से वंश के थे बुद्ध? ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यात्रिक, मौर्य, शाक्य, कुरु? जल्दी कमेंट करके तो बताइए तो भाई इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चलिए जल्दी कमेंट कीजिए। सर मौर्य वंश के, शाक्य, शाक्य, ठीक है सही है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा शाक्य, शाक्य वंश के। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बुढ़वा पे, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? परिषद बोले तो सभा एक तरह से, कहाँ पे गठित की गई थी? वैशाली क्या, कश्मीर क्या, राजगीर क्या, पाटलिपुत्र? जल्दी कमेंट करके बताइए तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा।
चलिए सर कश्मीर, राजगीर, सी सर सी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब मेरे प्यारे मित्रों वो हो जाएगा राजगृह। कहाँ पे था? राजगीर में। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपके लिए हम लाए हैं, ध्यान से देखिए। प्रथम बौद्ध परिषद, अगर देखा जाए पहला बौद्ध सम्मेलन जो हुआ था वो मगध सम्राट अजात शत्रु के समय में कहाँ पे? राजगृह। और कहाँ ये है? बिहार में है, सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। और इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकस्पस ने की थी। किसने की थी? महाकस्पस ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, बुद्ध का अर्थ क्या है? जल्दी बताइए तो। ज्ञान की प्राप्ति, धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली कि शक्तिशाली? जल्दी कमेंट करके बताइए तो क्या होगा? प्रतिभाशाली, ज्ञान की प्राप्ति। चलिए बताते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा? ज्ञान की प्राप्ति। क्या हो जाएगा? ज्ञान की प्राप्ति। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, बोर्डवा पे ध्यान से देखिए। निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। बौद्ध साहित्य क्या है? इसमें से त्रिपिटक है क्या, उपनिषद है क्या, अंग क्या है, आरनायक है क्या? जल्दी कमेंट करके बताइए तो इस प्रश्न का क्या है सही जवाब। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है। सर त्रिपिटक होगा, त्रिपिटक बिल्कुल सही जवाब है, त्रिपिटक हो जाएगा। और उपनिषद अगर पूछा जाता तो बाबू बताओ तो ये हिंदू धर्म का हो जाता। और अंग अगर पूछा जाता या अरनायक पूछा जाता तो ये जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। चलो देखते हैं पुराण हिंदू धर्म से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन यानी उपदेश, जिसको हम लोग कह सकते हैं उपदेश, कहाँ दिया था? पूछा गया है कहाँ पे दिया गया था। गया था, सारनाथ था, पाटलिपुत्र था कि वैशाली था? जल्दी बताइए तो। प्रथम उपदेश पूछा गया है, सबसे पहले ज्ञान की बातें कहाँ पे उन्होंने बोली थी? चलिए इस प्रश्न का जवाब तो शायद आप लोग जवाब सही दे रहे हैं। हाँ ऑप्शन नंबर बी सही है, सारनाथ में प्रथम उपदेश। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको बताते हैं, ध्यान से देखिए। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन उपदेश जिसको सारनाथ में दिया था, और उसको किस नाम से? ऋषि पट्टनम मेंदिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। जब प्रथम उपदेश दिया था ना, उसको किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उद्देश्य जन साधारण की भाषा यानी पाली में दिया था। किस में दिया था? पाली में। ये भी पूछा जाता है कि कौन सा भाषा में दिया था, ठीक है, प्राकृत की पाली, तो पाली भाषा में दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, बोर्डवा पे ध्यान से देखिए। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? हड़प्पा काल में क्या, उत्तर वैदिक काल में क्या, बुद्ध के काल में क्या, मौर्यों के काल में? पूछा गया धातु से बने सिक्के। तो धातु से बने सिक्के का अगर हम बात करते हैं तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बुद्ध के काल में। चलिए बताते हैं उस समय क्या क्या था। तो भारत के प्राचीनतम धातु के सिक्कों को, जो हम 5वीं अथवा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध के काल के हैं, पंचमार्क आहत सिक्के कहा जाता है। ये अधिकांशतः चांदी के बने होते थे, परंतु कुछ तांबे के भी होते थे। कि आहत सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। इन्हें आहत इसीलिए कहा जाता था क्योंकि इन पर अलग से ठप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक अंकित किए जाते थे। ऐसे सिक्के समूचे देश में तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक मिले हैं। सोच लीजिए भारत में, गोटा भारत में मिला था, इसीलिए आहत सिक्के कहा जाता था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई थी? सबसे पहले बात किया जा रहा है, स्टार्ट जब हो रहा था उस समय कौन सा भाषा में किया गया था? प्राकृत, पाली, संस्कृत, चित्रलेखनीय पाठ? अभी आपको हम बताएं, जल्दी कमेंट करके बताइए सर। अभी बताएं पाली, एकदम सही है, पाली हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, बौद्ध धर्म में बूल यानी सांड जिसको हम लोग कहते हैं का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? कौन सा घटना से जुड़ा हुआ बुद्ध का जीवन से? कुछ हम लोग यहाँ पे जानेंगे प्रतीक के बारे में, ठीक है। पहला हो गया जन्म, दूसरा है महाभिनिष्क्रमण, तीसरा है प्रबोध, और चौथा है महापरिनिर्वाण। जल्दी कमेंट करके बताइए तो इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर। चलिए सर जन्म होने वाला है, चलो सही बात है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जन्म। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको बताते हैं। कमल हो या साढ़, कमल हो या साढ़ हो का संबंध किससे है? बुद्ध के जन्म से। और घोड़ा गृह त्याग से, घोड़ा निकल गया भाई, हाथ से छूट गया, माने गृह त्याग, उस समय घर त्याग
कर दिए थे। और पीपल अगर हो तो जिसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, ज्ञान से, और पद चिन्ह निर्माण से, और स्तूप का संबंध मृत्यु से है। स्तूप मैंने बना दिया, ठीक है, स्तूप तो नहीं हो जाएगा मृत्यु का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? प्रबोध यानी एक तरह से आप कह सकते हैं ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुआ था? सारनाथ, बोध गया, कपिलवस्तु, राजगीर। जल्दी कमेंट करके बताइए, सबसे इजी प्रश्न है इस प्रश्न का, टॉपिक का, इस सेशन का। चलिए बोध गया, ठीक है, इज्जत रख लिया। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बोध गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाता है? जब बुद्ध, उसका धम्म और संघ अगर तीनों मिल जाए तो उसे किस नाम से जाना जाता है? त्रिरत्न क्या, त्रिवर्ग क्या, त्रिसर्ग क्या, त्रिमूर्ति क्या? जल्दी कमेंट करके बताए तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा भाई? तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग कमेंट तो मार रहे हैं, त्रिरत्न सही है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा त्रिरत्न। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? क्षत्रिय जो थे, क्षत्रिय, ठीक है, वो विशिष्ट पहचान रखते थे किनके समय? बुद्ध के युग में, मौर्य काल में, पश्चिम मौर्य काल में, या गुप्त काल में? जल्दी कमेंट करके बताइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों बुद्ध के युग में। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको बताते हैं। बुद्ध युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। महात्मा बुद्ध हो या महावीर स्वामी हो, स्वयं कौन से कुल के थे? क्षत्रिय कुल के थे। और बोधकालीन ग्रंथ अगर देखा जाए, अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों की सूची प्राप्त होती थी, जिसके अधिकतर शासक कौन से कुल के थे? क्षत्रिय कुल के थे। तो आपको बताना है ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अपने दोस्तों तक हो सके तो इसको शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।